हेलो गुड इवनिंग, मैं रंजीत BGM-IAS क्लास से BGM-IAS क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में बक्सर की युद्ध पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के इतिहास पार्ट 2 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास पार्ट 1 में पलासी बैटल और पलासी पढ़े थे, पलासी के युद्ध पढ़े थे और उस पलासी के युद्ध हारने के कारण थे मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र नवाबी बनने के लिए जो धोखा दिए थे हमारे नवाब को, बंगाल के नवाब को, तो देखेंगे कि 29 जनवरी को मीर जाफ़र बन जाते हैं बंगाल के नवाब। अब बनने से पहले एक शर्त लिखते हैं। शर्त क्या लिखते हैं कि अगर मैं बंगाल के नवाब बन जाऊं तो हर प्रकार की व्यापारिक सुविधा देंगे। पहला वचन, अगर मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं तो हर प्रकार के व्यापारिक सुविधा कंपनी को देंगे। दूसरा वचन कि कलकत्ता पर व्यापार करने की पूरी छूट दी जाएगी। तीसरा वचन, ढाका और कासिम मंजार। तीसरा वचन, ढाका और कासिम बाजार में दुर्ग का निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। और चौथी वचन थी कि क्लाइव और अन्य अधिकारियों को राशि के रूप में हम देते रहेंगे, यानी कि निम्न बात को यहाँ पर कहा गया था। और इसी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था KM पर्रिकर। तो KM पर्रिकर ने कहा कि यह एक ऐसी सौदा है कि इस सौदे में बंगाल के सेठ और बंगाल के नवाब बनने के लालच में मीर जाफ़र बंगाल के नवाबी को ही बेच डाला। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बक्सर की युद्ध पढ़ने वाले हैं। चलिए इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप लोग बक्सर की युद्ध के बारे में देखिए। इसमें बहुत ही अच्छी क्वेश्चन हैं। बक्सर का युद्ध, तो इस बक्सर के युद्ध में हम एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, समय। इसकी समय क्या थी आप लोग जानते हैं, कितना? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर में हुआ था। तो ये जो बक्सर की युद्ध है, ये किसके मध्य में हुई थी? किसके मध्य में हुई थी? तो एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो, और इधर से देखेंगे मीर कासिम। और इन मीर कासिम के साथ मीर कासिम ने एक संघ बनाया, जिस संघ में ले लिए शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय, तो ये जो शाह आलम द्वितीय थे, यह मुगल सम्राट थे। क्या थे? मुगल सम्राट थे। क्या थे? मुगल सम्राट थे। और इसके बाद देखिएगा सुजाऊ दौला। तो सुजाऊ दौला जो थे, यह अवध के नवाब थे। अवध के नवाब थे। तो भाई मीर कासिम कौन थे? तो यह बंगाल के नवाब पहले थे। इस समय में बंगाल के नवाब नहीं थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पूर्व बंगाल के नवाब थे। पहले ये बंगाल के नवाब थे। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो भाई बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? तो इस बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र
कौन थे? तो मीर जाफर थे। अब देखेंगे कि क्या कारण था कि बक्सर का युद्ध हुआ। ये पूछता है आपसे कि बक्सर का युद्ध का कारण, तो आप बोलिएगा कि पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड। तो बक्सर का युद्ध का कारण क्या था? पटना हत्याकांड थी। अब इस पटना हत्याकांड के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि पटना हत्याकांड है क्या। तो आप लोग बस बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आसानी से कोशिश किया जाएगा, समझा दिया जाए। ये एक कलकत्ता काउंसिल होता है। क्या होता है? कलकत्ता काउंसिल। ये कोलकाता काउंसिल ने इसने पटना का अंग्रेज एजेंट एलिस, तो पटना का जो अंग्रेज एजेंट था उसका क्या नाम था? एलिस। तो कलकत्ता काउंसिल ने पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस को पटना पर अधिकार करने का, पटना नगर पर अधिकार करने का अधिकार दे दिया। अधिकार करने के लिए आदेश दे दिए, अधिकार दे दिए। अब ये एलिस क्या करता है? यह एलिस 4 जून 1763 ईस्वी को 4 जून 1763 ईस्वी को पटना पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो एलिस ने 4 जून 1763 ईस्वी को पटना पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है और इस बात का पता, इस घटना का पता मीर कासिम को चलता है। किसको चलता है? तो इस घटना का पता किसे चल गया? मीर कासिम को चल गया। और ये मीर कासिम क्या करेगा? यह आक्रमण करता है पटना पर, पटना पर आक्रमण करता है। या तो हम ऐसे लिख देंगे कि एलिस पर आक्रमण करता है, एक ही बात है। ये जब इसको बात की पता चलती है तो ये क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं एलिस पर, और एलिस पर आक्रमण करने के बाद पटना पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद पटना पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर से पटना पर अधिकार किसका हो गया? मीर कासिम का हो गया। और इसके बाद कटवा और गिरिया, कटवा और गिरिया की युद्ध होती है। क्या होता है? युद्ध होता है। ये अंग्रेजों के साथ और मीर कासिम के साथ होती है। और इस युद्ध के बाद उदय नाला का युद्ध होता है। और इस उदय नाला के युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। कौन? मीर कासिम। इसके पहले वाले दोनों युद्ध में मीर कासिम की जीत हुई थी। क्या हुई थी? जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी? मीर कासिम की हुई थी। लेकिन इसके बाद जो उदय नाला का युद्ध हुआ था, तो इस उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम की पराजित हो गए, युद्ध बुरी तरह से हार गए। जब ये बुरी तरह से युद्ध हार जाते हैं तो ये युद्ध के हारने के आक्रोश में
148 बंदी कैदियों को हत्या कर देते हैं। तो युद्ध हारने के आक्रोश में 148 कैदियों को हत्या कर देते हैं मीर कासिम, और उस हत्याओं में एलिस भी शामिल रहता है। उस हत्या में एलिस भी शामिल रहता है, और इसी घटना को हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट में क्या देखिएगा, नोट में देखना होगा कि मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़े गए संघर्ष या किए गए युद्ध, पहला यहाँ पर लिखे थे भी कटवा का युद्ध, दूसरा गिरिया का युद्ध, तीसरा उदय नाला का युद्ध, चौथा बक्सर का युद्ध। कटवा, गिरिया, उदय नाला और बक्सर, इसमें से ये जो तीनों युद्ध हैं ये 1763 में हुई थी, जबकि ये युद्ध 1764 में हुई है। क्लियर हो गया होगा? तो आप लोग अब बता सकते हैं कि बक्सर का युद्ध होने का कारण क्या था। तो बक्सर का युद्ध होने का कारण ये तीनों युद्ध थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थे, ये पटना हत्याकांड। तो पटना हत्याकांड क्यों हुआ था? जब मीर कासिम उदय नाला का युद्ध हार जाते हैं, मीर कासिम उदय नाला की युद्ध पराजित हो जाते हैं, तो पराजित होने के बाद गुस्सा में, क्रोध में 148 कैदियों की हत्या कर देते हैं, और इसी हत्या को पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है, हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं कि बक्सर की युद्ध के बारे में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़े। ये चीज पता चल गया। चलिए, अब ये हेक्टर मुनरो के पास कुल सेना, हेक्टर मुनरो के पास कुल सेना 7072 सेनाएं थीं। कुल सेनाओं की संख्या कितनी थी? जिसमें से 20 तोप भी थे, जिसे हम तोपची के नाम से भी जानते हैं। जबकि इन लोगों के पास कुल सेनाओं की संख्या 40 से 60,000 थी। तो इनके पास कुल सेनाओं की संख्या कितनी थी? 40 से 60,000 थी। अब जैसे ही ये युद्ध स्टार्ट होता है, तो इधर से 847 सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं। 847 सैनिक यहाँ से युद्ध में मारे जाते हैं, जबकि इधर से 20,000 सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं। अब ये बक्सर के युद्ध में मीर कासिम एक वीरता के साथ, एक वीरतापूर्वक युद्ध लड़े, लेकिन जब देखें कि ये सैनिक इस तरह से मारे गए और हम युद्ध में हारने वाले हैं, और ये हारते समय ये युद्ध स्थल को छोड़ करके भाग गए, युद्ध स्थल को छोड़ करके भाग गए। जबकि ये जो दोनों हैं
ये अंग्रेजों के शरण में आ गए। तो बक्सर के युद्ध में सबसे मुख्य भी यह चीज़ है कि यह सिर्फ बंगाल की नवाब की युद्ध नहीं थी, ये मुगल सम्राट और अवध के नवाब और पहले जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, ये तीनों का एक रचा हुआ षड्यंत्र था जो कि इन्होंने रचा था, मीर कासिम ने, और अपने संग में शामिल किए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये तो भाग जाते हैं युद्ध स्थल छोड़ करके, जबकि ये दोनों नहीं भागता है और ये अंग्रेजों के शरण में आ जाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि बक्सर के युद्ध में अब हम इलाहाबाद की संधि देखेंगे जो कि 65 में हुई है। चलिए इसको हटाते हैं। अब चलिए इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि है क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा। अवध के नवाब, मुगल सम्राट, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने अलग अलग संधियां की, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। फिर से बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि क्या है, हम लिखते हैं कि ये मान लीजिए कि आपके कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, और ये जो रॉबर्ट क्लाइव है यह अवध के नवाब और मुगल सम्राट, ये अवध के नवाब और मुगल सम्राट ये अवध के नवाब और मुगल सम्राट से अलग अलग संधि की, अलग अलग संधि की, जिस संधि को हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद की जो संधि है ये दो हैं। कितनी संधियां हैं, दो संधियां हुई है। तो इलाहाबाद की कितनी संधियां हैं भाई, दो संधियां हैं। तो पहली संधि का अगर नाम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि है यह 12 जनवरी 1765 ईस्वी में हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि यह 16 जनवरी 1765 ईस्वी को हुई थी। तो ये इस तरह से डिफरेंट है 12 और 16 में। और ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग कि इलाहाबाद की जो संधि थी यह 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इस इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब, तो अवध के नवाब कौन हैं, तो आप बोलिएगा शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। अब मुगल सम्राट कौन है, आप बोलिएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली संधि। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि है इसका समय क्या है, 12 जनवरी 1765 ईस्वी, 12 जनवरी 1765 ईस्वी। और इस संधि में
बंगाल का नवाब नजमुद्दौला इस संधि में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव की ये तीनों की हस्ताक्षर हुई थी। आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में किसका हस्ताक्षर हुआ था। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इन तीनों की हस्ताक्षर हुई थी इस पहली संधि में। ठीक है, तो अब यहाँ से याद करना है, कुछ शर्त याद करना है। तो शर्त कैसे याद करेंगे? तो इसमें शर्त आप लोग को याद करना होगा कि इलाहाबाद की जो संधि है, तो इस इलाहाबाद की पहली संधि में तो देखिएगा कि मुगल सम्राट को इलाहाबाद की पहली संधि में कड़ा और इलाहाबाद ये दोनों क्या हैं? एक जिला है। क्या है बाबू? दोनों जिला हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में कड़ा जिला और इलाहाबाद जिला, ये दोनों जिलों को देने की बात की गई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैं तुम्हें कड़ा और इलाहाबाद को देता हूं। किसको दे रहा है? मुगल सम्राट को। तो ये हो गई आपकी पहली संधि। उम्मीद कर समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसके साथ ही साथ इसमें दूसरी पॉइंट क्या याद कीजिएगा कि 26 लाख रुपए कंपनी देना स्टार्ट कर देगी। ठीक ना? तो 26 लाख रुपए कंपनी देना स्वीकार की। तो ये एक यहाँ पर क्या हुई? आपकी इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। अब दूसरी संधि में हम लोग क्या याद करेंगे कि इस दूसरी संधि जो हुई थी ये 16 जनवरी 1765 ईस्वी को हुई थी। और इस संधि में अवध के नवाब, तो अवध के नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। बोलिए, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों के बीच में क्या हुआ? हस्ताक्षर हुए हैं। ये आपसे पूछते हैं कि किस संधि में किसका हस्ताक्षर था। तो इस संधि में ये दोनों की हस्ताक्षर हुई। अब ये दोनों के हस्ताक्षर के बाद इसमें अवध के नवाब से यह कहा गया कि आपको कड़ा और इलाहाबाद, क्योंकि ये जो कड़ा और इलाहाबाद जिला है ये अवध का क्षेत्र होता है। तो करमनाशा नदी से लेकर के और अवध का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये अवध के नवाब से क्या कहा गया? इसे कहा गया कि कड़ा और इलाहाबाद ये दोनों जिला को आपको किसको दे देना है? आपको मुगल सम्राट को दे देना है। किसको दे देना है? तो मुगल सम्राट को दे देना है ये दोनों जिलों को। जब ये मुगल सम्राट को देने की बात कही गई, इसके साथ ही साथ और एक दूसरी पॉइंट यहाँ से क्या निकल रही है कि अवध के नवाब से और एक चीज़ बोला गया कि तुम्हें 50 लाख रुपए बक्सर के युद्ध में कंपनी की क्षति देनी है। यानी कि बक्सर के युद्ध में जो क्षति हुई है, इस क्षति की भरपाई कौन किया? अवध के नवाब
कितना दिया, 50 लाख रुपए देने की शर्तें दी गई। तो एक याद कीजिएगा कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला 50 लाख रुपए कंपनी को देते हैं, क्योंकि क्षति को भरपाई करने के लिए, और कड़ा और इलाहाबाद को मुगल सम्राट को देने की बात की गई। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। हम लोग लाइन बाय लाइन से अपनी क्लास को देखेंगे, जहाँ तहाँ से कभी भी नहीं पढ़ेंगे।